नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों में। बंगाल और असम जाएंगे पीएम मोदी। 16 दिन में दूसरी बार दोनों राज्यों के दौरे पर पीएम हाईवे, गैस पाइपलाइन समेत कई प्रोजेक्ट देश को समर्पित करेंगे। 8 मिनट चली सीएम की आपात बैठक। अवैध रेत खनन पर सख्ती, वन माफियाओं को रोकेंगी संयुक्त टीम। वन रक्षक को शहीद का दर्जा। एमपी में शराबबंदी पर भिड़े दिग्गज। उमा ने कहा था माफिया के दबाव में शराबबंदी नहीं करती सरकार। शिवराज बोले पीने वाले रहेंगे तो दारू आती रहेगी। दिग्विजय सिंह का शिवराज पर बयान। अवैध रेत खनन वाले लोग विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री को हिस्सा देते हैं, हमले तो करेंगे ही। कटनी में शिवराज की आम सभा। बोले बेटियों पर आंख उठाने वालों को नहीं छोड़ेगी सरकार। कटनी को माइनिंग हब बनाने का ऐलान। कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी रिहा। इंदौर जेल से रात 11 बजे मिली रिहाई। परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी अवमानना की याचिका। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में कृषि कानूनों का बचाव करते हुए कहा कि सरकार किसानों की बात सुनने को तैयार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन कानूनों में कोई खराबी है। तोमर ने कहा कि ना तो विपक्ष और ना ही किसान नेता अब तक कानून में कोई कमी गिनवा पाए हैं। तोमर ने यह भी कहा कि हम सब जानते हैं कि खेती के लिए पानी की जरूरत होती है, लेकिन सिर्फ कांग्रेस ही है जो खून से खेती करना चाहती है। बीजेपी ऐसा कभी नहीं कर सकती है। इसका जवाब देते हुए कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीजेपी सांप्रदायिक दंगे भड़काती है। गोधरा में जो हुआ था वो खून की खेती थी या फिर पानी की खेती थी। बीजेपी नफरत की राजनीति करती आई है। सामान्य तौर पर 3 कृषि सुधार कानूनों की बात इस समय ज्वलंत मुद्दा है, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रतिपक्ष के सभी मेंबर्स को भी। उन सब ने किसान आंदोलन पर भी चिंता की। किसान आंदोलन के लिए जो सरकार को कोसना आवश्यक था उसमें भी कोई कंजूसी नहीं की और कानूनों को काले कानून भी जोर देकर कहा। लेकिन मैं आजाद साहब और आने भाई आपको बताना चाहता हूं कि मैं किसान यूनियन से भी 2 महीने तक यही पूछता रहा कि कानून में काला क्या है, एक मुझे बताओ तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूं। लेकिन मुझे वहां भी मालूम नहीं पड़ा। और जब प्रतिपक्ष के मेंबर्स ने भी, दीपेंद्र भाई आपका भी भाषण मैंने सुना, तो मैंने गौर से सुना कि कानून खराब है, कानून को रिपील कर दीजिए, वो हो ही जाएंगे और ऐसा वैसा सब लोगों ने अपनी बात की और करना भी चाहिए उन्हें। लेकिन कानून के प्रावधान को यह किसान के प्रतिकूल है, यह कम से कम किसी ने बताने की कोशिश नहीं। जो गोधरा में हुआ क्या पानी की खेती थी क्या खून की खेती थी? भारतीय जनता पार्टी हमेशा से नफरत और हिंसा की राजनीति करती आई है। कांग्रेस पार्टी सत्य अहिंसा के रास्ते पर चलती आई है। इसलिए जो कुछ उन्होंने कहा है, नरेंद्र सिंह तोमर जी को मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप कृषि मंत्री तो जरूर हैं, लेकिन आपके रिटर्न मैंने देखे, आपके प्रोफाइल देखी मैंने, आपने जो एफिडेविट दिया था चुनाव में, आपने उसमें खेती किसानी की ज़मीन का कहीं उल्लेख नहीं है। आपने बताया आपके पास कोई खेती की ज़मीन नहीं है। तो किसानों के साथ चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने 2 मंत्री लगाए। एक नरेंद्र सिंह जी तोमर, जो कि हाँ अच्छे व्यक्ति हैं, भले व्यक्ति हैं, मेरे प्रांत के हैं, मैं जानता हूँ, और बहुत नेक इंसान है। लेकिन जब उनके पास खेती ही नहीं तो किसानी क्या जानते होंगे। और पीयूष गोयल, जो कि कॉरपोरेट सेक्टर के स्पोक्स पर्सन, और मेरा तो ये आरोप है कि उनका पूरा जो ड्राफ्ट है इन तीनों किसान बिल का, इट वाज ड्राफ्टेड इन मुंबई। बजट 2021-22 आने के बाद आम जनता थोड़ी राहत की उम्मीद कर रही थी। वहीं बढ़ती महंगाई ने लोगों की हालत खराब कर दी है। राशन से लेकर के तेल तक सभी चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में किसी भी हाल में जनता को राहत मिलती नजर नहीं आ रही। ये रिपोर्ट देखिए।
बढ़ती महंगाई से जनता त्रस्त, रसोई से गायब हुई सब्जियां, एलपीजी सिलेंडर पहुंचा 750 रुपए के पार, रिफाइंड तेल के दाम 130 के पार, 90 रुपए के करीब पहुंचा पेट्रोल। पिछले साल हुए लॉकडाउन की वजह से बेरोजगारी बढ़ी और अर्थव्यवस्था पर भी गहरी चोट पहुंची, जिसकी वजह से अभी भी लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर महंगाई भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। महंगाई ने हर घर की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। दाल, तेल, दूध, गैस जैसी सभी जरूरी चीजों की कीमतों में 20 से 40% तक का इजाफा हो गया है, जिससे आम जनता के होश फाख्ता हो चुके हैं। रसोई गैस के लिए पिछले साल की तुलना में लोगों को प्रति सिलेंडर 150 से 200 रुपए ज्यादा चुकाने पड़ रहे हैं। पिछले साल जहां उपभोक्ताओं को सब्सिडी के बाद एक एलपीजी सिलेंडर के लिए 577 से 580 रुपए देने पड़ते थे, वहीं अब 740 रुपए देने पड़ रहे हैं और बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर के लिए उपभोक्ताओं को 780 रुपए देने पड़ रहे हैं। वहीं बात अगर तेल की करें तो पिछले साल की तुलना में इस साल तेल की कीमतों में 15 से 30% तक का इजाफा हुआ है। सरसों के तेल की कीमत में 28 से 30% तक और रिफाइंड तेल में 15% तक की बढ़ोतरी हुई है। वहीं पेट्रोल डीजल की कीमतों में अचानक आए उछाल के बाद अब पेट्रोल के दाम 90 रुपए के करीब पहुंच गए हैं और डीजल भी 80 रुपए के पार जा चुका है। चीजों की बढ़ी कीमतों का असर सीधे लोगों की जेबों पर पड़ रहा है। बाजार की माने तो परिवहन शुल्क बढ़ने की वजह से कीमतें सबसे ज्यादा प्रभावित हुई हैं। तो जब तक डीजल पेट्रोल के दाम में कमी नहीं होगी, तब तक खाद्य सामग्री के दाम में भी कमी नहीं देखी जाएगी। और अगर ऐसे में महंगाई बढ़ती रही तो आम जनता किस प्रकार अपना बजट संभाल पाएगी? वहीं आखिर कब सरकार इस महंगाई को कम करने की दिशा में काम करेगी और आखिर जनता को महंगाई से छुटकारा कब तक मिल पाता है? स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया। खबर भोपाल से, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने बजट के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करके केंद्रीय बजट देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये बताया और प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का अभिनंदन करते हुए कहा कि ये बजट आत्मनिर्भर भारत के लिए रोड मैप को प्रस्तुत करता है। वहीं विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में बताते हुए कहा कि देश में 100 सैनिक स्कूल खोले जाने हैं। ट्राइबल स्कूल, अनुसूचित जाति के 4 करोड़ विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, हायर एजुकेशन कमीशन आदि के द्वारा शिक्षा जगत में दूरगामी परिणाम दिखाई देंगे। इसका उल्लेख मैंने इसलिए किया है पृष्ठभूमि का कि अब माननीय प्रधानमंत्री का टारगेट है कि देश के अंदर स्वास्थ्य की दृष्टि से कोई व्यक्ति अपने आप को असहाय महसूस न करे। हर प्रकार से व्यक्ति स्वस्थ बनेगा। जो स्वामी विवेकानंद कहते थे ना कि खेलने से आदमी स्वस्थ बनता है और स्वस्थ बनता है तो उसका स्वस्थ दिमाग उसके मन के अंदर होता है और जिसका स्वस्थ दिमाग होता है वो देश के लिए भी स्वस्थ तौर पर पॉजिटिवली काम करने का प्रयास करते हैं। रतलाम विधायक श्री चैतन्य कश्यप ने राम मंदिर निर्माण हेतु 1 करोड़ रुपए की समर्पण राशि संत श्री नर्मदानंद जी महाराज व संत श्री चिदम्बरम नंद जी महाराज के कर कमलों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत कार्यवाहक श्री शंभुगिरी व प्रांत प्रचार प्रमुख श्री विनय जी दीक्षित जी के को भेंट किया है। राम मंदिर निर्माण में मैं मेरे परिवार की ओर से 1 करोड़ रुपए की राशि देने की घोषणा करता हूं। मुख्यमंत्री ने कटनी के विकास के लिए बनाई गई करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं को सैद्धांतिक सहमति प्रदान की, जिसमें से एक आरओबी, कटनी रिवर फ्रंट, हवाई पट्टी, बाईपास, माइनिंग का हब बनाने की योजनाएं शामिल हैं। चौथी बार सरकार बनने के बाद औपचारिक रूप से पहली बार आना हुआ है सार्वजनिक कार्यक्रम में। वैसे तो
दद्दा जी के दर्शन करने दद्दा जी धाम उस समय आना हुआ। और आज आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी और यहाँ के लोकप्रिय सांसद जी के साथ हमारे विधायक संदीप जायसवाल जी, आदरणीय संजय पाठक जी, प्रणय जी, सभी जनप्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं। हमने फिर से विकास का महायज्ञ प्रदेश में प्रारंभ किया है। आप जानते हैं कि कटनी में पहले भी जो विकास के काम हुए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते हुए ही हमने वो काम आरंभ किए थे और कटनी का स्वरूप काफी बदला है, लेकिन अब और तेजी से आगे बढ़ाने की इन कामों को जरूरत है। और इसलिए आज विस्तार से 5 साला विकास की कार्य योजना बैठ के हम लोगों ने बनाई है। कटनी बढ़ता हुआ महानगर है और भविष्य में इसको चाहे बुनियादी सुविधाओं का सवाल हो, चाहे स्वच्छ कटनी का सवाल हो, औद्योगिक नगरी का सवाल हो, और चाहे टूरिज्म की दृष्टि से आसपास के इलाके को जोड़ने का सवाल हो, गरीबों के लिए भी गरीबों के लिए भी कटनी के दिल में जगह रहे, उसके लिए चाहे गरीबों के घर का सवाल हो, यहाँ नालों का चैनलाइजेशन हो, सीवरेज प्लांट हो, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो, फिर गरीब की आजीविका भी चले, वो कहाँ खड़े रहेंगे, कहाँ बिजनेस व्यापार करेंगे, उसका इंतजाम हो, पार्किंग की व्यवस्था हो, पार्कों का इंतजाम हो। कटनी तो नदी तो कटनी ही है और इससे उनके बारे में विचार हो, पर्यावरण के बारे में विचार हो, सब दृष्टियों से विचार किया है और उसको देखते हुए कुछ आज फैसले किए हैं, उसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। एक तो अमीरगंज तालाब का उन्नयन, सौंदर्यीकरण, अमृत योजना के द्वितीय चरण में 4 करोड़ की लागत से तिलक राष्ट्रीय स्कूल के पीछे पार्क का निर्माण, ये करने का फैसला किया है। फिर पर्यटन विकास के अंतर्गत, जैसे मैंने कहा, कटनी नदी से ही पहचाना जाता है। आज हम लोगों ने विचार किया है, मैं ये नहीं कह रहा कि कल से हम काम शुरू कर देंगे, लेकिन कटनी नदी का सौंदर्यीकरण, जल की व्यवस्था, उसके बारे में थोड़ा सा वर्कआउट कर रहे हैं कि पानी लगातार गर्मी में भी बहता रहे, और कटनी रिवर फ्रंट का विकास, ये कार्य योजना इसकी बनाने के हमने पूरे निर्देश दिए हैं। अभी प्रारंभिक रूप से जो हमने अंदाज लगाया है कि लगभग 28 करोड़ रुपए इसमें लगेंगे, लेकिन हमने और विस्तार से इसकी रूपरेखा बनाने के मैंने निर्देश दिए। कटनी नदी के दोनों ओर रिवर फ्रंट विकास का काम हो और वो एक ऐसा स्थान बन जाए जो कटनी के लिए गर्व का विषय भी रहे और कटनी कोई आए तो रिवर फ्रंट पर घूमने जाए। जरूरी उसके लिए जल की व्यवस्था भी, क्योंकि गर्मियों में पानी का संकट है, तो उसकी कार्य योजना बनाने के यहाँ निर्देश दिए हैं। फिर 3 करोड़ रुपए की लागत से कटाए घाट पहुंच मार्ग में दुगाड़ी नाले पर पुलिया चौड़ीकरण, और 2 करोड़ की लागत से खिरनी ओवरब्रिज के पास, आजाद चौक के पास भूमि अधिग्रहण करके चौड़ीकरण किया जाएगा। फिर बाईपास सड़क 6 करोड़ रुपए की लागत से कुटला थाना के पास से तिलिया पार होते हुए उसका निर्माण। फिर मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास के 3 चरण में, क्योंकि एक अच्छे बस स्टैंड की आवश्यकता है। अभी तो चलती का नाम गाड़ी है बस स्टैंड हमारा, लेकिन एक बढ़िया बस स्टैंड कटनी में बने, उसकी कार्य योजना बना रहे हैं। बस स्टैंड तो बने ही, लेकिन अभी हमने निर्देश दिए हैं, सभी लोगों ने कहा, विशेषकर सांसद जी ने भी, कि यहाँ तो अब हवाई पट्टी के बिना काम चलेगा नहीं, चाहे टूरिज्म हो या फिर औद्योगिक विकास, एयर कनेक्टिविटी चाहिए, और इसलिए एक हवाई पट्टी यहाँ बने, उसके लिए भी जमीन देखने के निर्देश दिए हैं। एक जमीन विवादित है अभी, उसके बारे में भी हम लोगों ने कहा है। खबर अशोकनगर से, जहां पर किसान आंदोलन के समर्थन में जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया गया। सैकड़ों की संख्या में किसान और कांग्रेसी नेता प्रदर्शन में शामिल हुए। आपको बताते चले, कांग्रेसियों ने सड़क पर बैठकर रास्ता जाम किया। वहीं विदिशा रोड पर टोल नाके के पास शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुआ। आपको बता दें, राष्ट्रगान के साथ ये प्रदर्शन शुरू हुआ। वहीं मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। कृपया ध्यान दें, प्रशासन के लोगों से मेरा विशेष अनुरोध है, हमारे जो वॉलंटियर है किसान आंदोलन के, सभी के हाथ में
यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। The Navy gives me ability. The Navy gives me action. The Navy gives me authority. The Navy gives you more. Indian Navy, an ocean of opportunities. आपने जब सबा करीम के बाद आप आए, जिस तरह से आप छा से गए, आपके बाद कोई और विकेट कीपर दुनिया के बीच में आया ही नहीं। बहुत अच्छा दौर था और एक मुझे लंबा दौर मिला भारत के लिए विकेट कीपिंग करने के लिए। जिस तरह से MS धोनी के रिटायरमेंट के बाद कहीं ना कहीं विकेट कीपिंग में थोड़ा सा एक वो होल आ गया है, इसको फिलअप करने में टाइम लग रहा है। बिल्कुल लाजवाब, जितनी तारीफ की जाए महेंद्र सिंह धोनी की उतनी कम है। ऋषभ पंत के साथ आप कैसा देखते हैं? ऋषभ पंत अभी यंग है और जिस हिसाब से उनकी बैटिंग तो बहुत अच्छी, लेकिन विकेट कीपिंग अभी भी काम करने की जरूरत है। टीम मैनेजमेंट के ऊपर है कि उनको बल्लेबाज विकेट कीपर चाहिए और विकेट कीपर बल्लेबाज चाहिए। वो टीम मैनेजमेंट के ऊपर निर्भर करता है, टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर निर्भर करता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं मंडला जिले की, जहां पर बिछिया थाना क्षेत्र के ग्राम सरई में 1 फरवरी को कहना फॉरेस्ट रिजॉर्ट में एक युवक का शव मिला था, जिसकी सूचना पर बिछिया पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच की गई। मंडला से FSL टीम की भी जांच के लिए बुलवाया गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टर ने शॉर्ट PM रिपोर्ट में बताया कि चोट लगने से मौत हुई है। बिछिया पुलिस द्वारा मामले की गंभीरता से जांच की गई। जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि मृतक के साथ 2 लोग 31 जनवरी को शाम 7 बजे म्यूजिक सिस्टम चालू करके शराब पीकर डांस कर रहे थे। तभी ग्लास टूटने की बात पर महेंद्र द्वारा मृतक गोलू उर्फ दीपक को धक्का देने से गिरने पर उल्टी होने के बाद बेहोशी हो गई और उसके बाद वो लोग वहां से भाग निकलते हैं और उसकी मौके पर मौत हो जाती है। आपको बताते चलें, लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक को ये घटना घटी थी काना फॉरेस्ट रिजॉर्ट सरही मंडला बिछिया थाना के अंतर्गत। यहाँ बस जो पाया गया था बॉडी जो है उसमें इनकी मिली भगत थी आपस में। ये शराब पी कर के जो डांस वांस कर रहे थे उस दौरान ये घटना घटी थी। इसमें पुलिस ने जो FSL के आधार पर और PM रिपोर्ट के आधार पर ये 2 आरोपी बनाया, इनकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है और इसमें केस में आगे अनुसंधान जारी है। खंडवा जिले के मुंदी नगर में चोरी की वारदात सामने आई है। पीड़ित मनोज अग्रवाल ने बताया कि घर में रात में कुछ शातिर बदमाशों ने उनके घर का ताला तोड़कर नकदी सहित आभूषण लेकर के रफू चक्कर हो गए। आपको बता दें कि मनोज अग्रवाल अपने परिवार के साथ अपने रिश्तेदार के यहाँ गोयडा मन्नत में और उनके घर पर कोई नहीं था। जब परिवार सुबह घर पहुंचा तो मालूम हुआ कि चोरी की वारदात हो गई है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ये मनोज पिता हुकुमचंद अग्रवाल, ये इधर वार्ड नंबर 3 मुन्नी में रहते हैं। तो ये रात को 10 बजे घर में ताला लगाकर परिवार से ग्राम गुड़ा चले गए थे और सवेरे के 9:45 बजे वापस आए। देखे घर का ताला टूटा था तो अंदर सब पूरा सामान व्यस्त गोदरेज अलमारी के ताले तो चाबियाँ वहीं रखी हुई थी। तो शायद खोल कर जो भी था 40,000 रुपये नकद और कुछ जेवर ले गए। हम जल्दी से जल्दी इसको पकड़ लेंगे।
विदिशा जिला चिकित्सालय में संभागीय कमिश्नर कविंद्र कियावत ने औचक निरीक्षण किया। वह उनके द्वारा विभिन्न वार्ड में प्रवेश करके भर्ती मरीजों से उनके चल रहे उपचार के बारे में चर्चा की गई और रिकॉर्ड का भी निरीक्षण हुआ। निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। रतलाम जिले के आलोट क्षेत्र में ग्रामीण अंचल पहाड़ी वाला क्षेत्र एवं 3 जिलों के सीमावर्ती के साथ ही राजस्थान सीमावर्ती क्षेत्र होने की वजह से अवैध शराब के कारोबारियों का बोलबाला चल रहा है। जहां पर एक तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए। इसी मामले को लेकर के आलोट आबकारी उप निरीक्षक संतोष मंडलोई की टीम के द्वारा अवैध शराब की सूचना मिलने पर ग्राम तालोद एसमपुर नदी के नज़दीक अवैध कच्ची शराब बनाने का जखीरा बरामद हुआ, जिसमें 750 लीटर अवैध कच्ची शराब जब्त की गई। आबकारी उप निरीक्षक संतोष मंडलोई की आबकारी गतिविधि एवं तत्परता से रतलाम जिले में संतोष मंडल के नाम से सिंघम लेडी के नाम से जाना जाता है। इस महिला अधिकारी ने विगत 1.5 वर्षों से तकरीबन 100 प्रकरण इस तरीके के उजागर किए हैं। आबकारी उप निरीक्षक संतोष मंडलोई के द्वारा आए दिन अवैध शराब का जखीरा पकड़ना जिले में जनचर्चा का विषय बना हुआ है। छतरपुर में कई दिनों से कई सामाजिक संगठनों के द्वारा राम जानकी मंदिर के पास स्थित तलैया के सौंदर्यीकरण की मांग उठाई जा रही है, जिसके बाद कई सामाजिक संगठनों ने नगर पालिका और कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है, जिसकी शुरुआत छतरपुर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह की अनुशंसा पर नगर पालिका सीएमओ ओमपाल सिंह एवं छतरपुर एसडीएम प्रभारी तहसीलदार संजय शर्मा ने पहले दिन श्रमदान करते हुए तैलिया के सुंदरीकरण एवं सफाई अभियान शुरू कर दिया। इस अभियान में कई सामाजिक संगठनों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और ये निरंतर जारी रहेगा। सफाई अभियान के बाद सुंदरीकरण का कार्य भी किया जाएगा। नगर पालिका सीएमओ ओमपाल सिंह के द्वारा नालियों के पानी के लिए सोख्ता का कार्य शुरू करवाया गया। तो वहीं नगर पालिका सीएमओ एवं प्रभारी एसडीएम ने कहा कि तलैया का सीमांकन किया जाएगा और फिर सुंदरीकरण का कार्य किया जाएगा। मैं अभी खुद देखा कि ये जो तालाब की जो स्थिति है बहुत खराब स्थिति में है और बहुत गंदगी फैली हुई है। ये नगर पालिका के द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है, तो सफाई करी जा रही है। और साथ में मैंने अपने राजस्व निरीक्षक को पटवारी जी को निर्देश दिए हैं। आगजनी से बचाव के लिए छतरपुर नगर पालिका को 2 फायर ब्रिगेड मिली, जिसका उपयोग न केवल नगर में होने वाली आगजनी की घटनाओं में होगा बल्कि आसपास के क्षेत्र से लेकर जिले के दुर्गम स्थानों में भी आगजनी की घटनाओं से निपटने में इन फायर ब्रिगेड का उपयोग किया जाएगा। आगजनी से बचाव के लिए 2 फायर ब्रिगेड की नगर पालिका छतरपुर के द्वारा दी गई हैं। सौगात पर कमिश्नर मुकेश शुक्ला, छतरपुर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह व पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा ने हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर नगर पालिका सीएमओ ओमपाल सिंह, संजीव नायक आदि लोग मौजूद रहे। तो नई फायर ब्रिगेड का हरी झंडी दिखाकर कमिश्नर साहब के द्वारा शुभारंभ किया गया है। उससे पहले 2 और थी, ये 4 इस तरह से फायर ब्रिगेड हो जाने से जो यहाँ आसपास और शहर में अग्नि दुर्घटनाएं होती थी उनको बचाने में मदद मिलेगी और जो बहुत बहुमूल्य संपत्तियों का अग्नि दुर्घटनाओं के कारण और नुकसान होता था या लोगों की जान जाती थी उससे। देखिए, नगर पालिका ने स्वयं अपनी आय से ये वाहन खरीदे हैं और इसका बहुउद्देशीय उपयोग होता है। फायर ब्रिगेड जहां एक और का हम उसका अग्नि जब कहीं लग जाती है तो उसको बुझाने के लिए भी काम में लेते हैं। साथ ही साथ कई बार वीआईपी ड्यूटी में भी हमको इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। कभी जो है वो पेयजल और टंकरों के लिए भी हम उपयोग करते हैं। तो बहुउद्देशीय उसके उपयोग हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि छतरपुर शहर के लिए ये एक सौगात है। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।